राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज आपका हमारी नई वीडियो में समाधान बैच में बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें आपको पता होगा कि हमने इसके दो पार्ट कवर कर लिए हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट के। और आज इस वीडियो में जो है हम थर्ड पार्ट जो है कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होगा डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोगों ने पिछली प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें हमने जो है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो भी हमने कवर करे। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है, आप जैसे देख पा रहे होगे कि द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल may depend upon the mass m, velocity and radius of the circle. Drive the formula of the centripetal force with the using the method of the dimension. तो बहुत ध्यान से देखना आप कि यूनिट एंड मेजरमेंट की हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से हम लोग यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं दो बातें लिखना चाहूंगा कि एक्चुअल में हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है। हमें करना है सेंट्रीपिटल फॉर्मूला, दैट इज mv² अपॉन में r। ठीक है बेटा, ये हम लोगों को क्या करना है, ड्राइव करना है। मैं यहाँ पर सारी चीजें आपको बता दूं। यहाँ पर f जो होता है वो होता है हमारा फोर्स, ठीक है बेटा। v जो होगी वो होगी क्या, वेलोसिटी। और r जो होगा वो होगी हमारी रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें दो बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्चुअल में आपसे जो फोर्स है, सेंटीपिटल जो फोर्स है वो किस किस पर जो है डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि मास पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा क्या है वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तीसरा क्या है आपकी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो लिखने का तरीका होगा वो आप कैसे लिखोगे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक तो मास के है, ठीक है, एक वेलोसिटी के है और एक रेडियस के लिए, ठीक है। तो ये इन पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इनकी जो है पावर तो नहीं पता है, तो हम यहाँ पर पावर ले लेते हैं a, यहाँ पावर ले लेते हैं b और यहाँ पावर ले लेते हैं हम c। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज k, ठीक है। और m की पावर क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, b की पावर क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, और r की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर c हो जाएगी, ठीक है। ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। इस वाली इक्वेशन को मैंने डाल दी पहली इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मेन क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, फोर्स दिख रहा है ना। तो फोर्स की कुछ डायमेंशन होती हैं, तो हमने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ था कि फोर्स की डायमेंशन होती है हमारे पास m/l/t-2। जिन बच्चों को नहीं पता कि ये कैसे आई है, तो मैं क्या नाम है जो है प्रीवियस वीडियो जो है यहाँ पे डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो फोर्स की हमने डायमेंशन कितनी लिखी बेटा, mlt-2, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट पे ज्यादा फोकस नहीं रखेंगे क्योंकि जो डायमेंशन है वो कांस्टेंट पे इफेक्टिव नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, मास। तो मास की जो डायमेंशन होती है दैट इज m, और m की पावर क्या दे रखी है आपके पास, a, तो a लगा दिया हमने। b बोले तो क्या था हमारे पास, वेलोसिटी थी, और वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है दैट इज lt-1 होती है। और इसकी भी पावर कितनी दे रखी है आपको, b दे रखी है, तो b लगा दी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, r बोले तो रेडियस है, और रेडियस आप इसमें मेजर कर सकते हो, लेंथ में कर सकते हो। तो यहाँ पर l की पावर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ये वाली बात यहाँ तक समझ में आई हर बच्चे को, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ना हमारे पास कुछ चीजें हैं, जैसे m है, ठीक है। तो वो हम कंपेयर कर लेंगे। तो हम पहले लिख देते हैं कि ऑन कंपेयरिंग विद m ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम क्या है, m को क्या है कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर m की पावर कितनी है, 1 है, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो मतलब 1 है। तो यहाँ पर m की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यस और नो। चलो अब राइट साइड में देखते हैं, m की पावर यहाँ पर कितनी है, m की पावर सिर्फ और सिर्फ a है। तो यहाँ पर m की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, a हो जाएगी। एंड जैसा कि हम जानते हैं सिंपल मैथमेटिक्स क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, निकल के आपके पास 1 आ गई। यही चीज हमें चाहिए थी एक्चुअल में, यस और नो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में से
इस वाली इक्वेशन में से ही हम क्या काम करने वाले हैं कि पहले हमने m को कंपेयर किया था, अब हम l कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम l कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, l कंपेयर करने के बाद यहाँ पर क्या होगा जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि l की पावर कितनी है, यहाँ पर भी 1 है ना, तो यहाँ पर l की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी हमारे पास। अब राइट साइड में देखो बेटा, l की पावर यहाँ पर क्या है, b है, तो l की पावर b है, और l की पावर क्या है, c है, तो c है ना। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि l की पावर b और l की पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि l की पावर तो 1 है ही है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगे तो l की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, b प्लस में c हो जाएगा। अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो b प्लस में c इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या कंपेयर किया था बेटा, m किया था, फिर आपने l किया, अब कर लो बेटा t। तो अगर हम यहाँ पर t कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस वाली इक्वेशन में देखो t की पावर कितनी है, माइनस का 2 है, और यहाँ पर t की पावर कितनी है, माइनस का 1 की पावर, माइनस मतलब t की पावर -1 की पावर भी b है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, चलो मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है ना, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे t का कर देता हूँ। तो जब आप यहाँ पर t को कंपेयर करोगे तो t की पावर यहाँ पर कितनी थी आपके पास, ये -2 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा t की पावर -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर t की पावर -1 है, उसकी भी पावर b है, तो ये हो जाएगा t की पावर -b हो जाएगा। ठीक है, t और t अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो -2 इज इक्वल टू हो जाएगा -b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, आपके पास b की वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू जो है आप क्या काम करोगे, ये जो b की वैल्यू आई है ना, ये यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ नीचे वाले को। जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो b की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस में c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, -1। अब जो a b c की जो वैल्यू आई है वो हमें करनी है, किसमें पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 देख लेता हूँ क्या थी हमारे पास, f, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास f इज मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हटा के हमने k कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास f इज इक्वल टू k, m की पावर a, b की पावर b और r की पावर c थी, है ना। तो f इज इक्वल टू k, m की पावर a की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, ऊपर देख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है ना, तो यहाँ पर m की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b की पावर कितनी है, b है ना, तो b की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो mv², और r की पावर c है, तो इसकी वैल्यू आई है -1। अगर आप कहीं पर भी x की पावर -1 है, उसे क्या लिख सकते हो आप, 1/x लिख सकते हो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू k mv² अपॉन में क्या कर दोगे, r कर दोगे, यस और नो। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला ड्राइव होके आता है वो आता है mv² अपॉन में r। और आप चलते हैं अब स्टार्टिंग में, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि क्या फॉर्मूला आता था, f इज इक्वल टू mv² अपॉन में r। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो वीडियो पॉज करके ले सकता है। ठीक है, जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कि कंसीडर अ पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग that oscillate under the action of the force of the gravity. Suppose that period of the oscillation of the simple pendulum depend on the, इसका मतलब पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड है, यहाँ पर बात चल रही है टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, एल के, ठीक है, लेंथ है ना, और मास के, ठीक है, और उसके भी है, तो मास के हो गया, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो जी के, है ना। तो यहाँ पर फिर से मैं क्या नाम है जो पावर लिखूंगा, तो एल की पावर मुझे नहीं पता तो ए लिख दी मैंने, एम की पावर मुझे नहीं पता बी लिख दी, और जी की पावर मुझे नहीं पता तो मैंने सी लिख दी। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो एक इक्वल होती है। ठीक है,
एक्सीलरेशन के बराबर होती है। तो जी ए की जो डायमेंशन होगी वही क्या हो जाएगी, जी की डायमेंशन हो जाएगी। चलो करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, अब आपको ये साइन हटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट दोगे तो k l की पावर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, m की पावर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और g की पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर सबकी डायमेंशन लिख देनी है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। तो जब आप कैपिटल टी की डायमेंशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब टाइम पीरियड की डायमेंशन लिखोगे तो कैपिटल टी आ गया, ए की कोई डायमेंशन नहीं होगी, कांस्टेंट है। ये क्या है, हमारे पास लेंथ थी, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, हमारे पास एल होती है, तो एल की पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एम एम बोले तो मास ना, तो मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम, इसकी पावर बी हो जाएगा। जी जी बोले तो मैंने अभी आपको बताया वो किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर होती है, एक्सीलरेशन के। तो एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन आती है एल टी माइनस 2 आती है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई बहुत अच्छे से ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वही कॉन्सेप्ट, फिर से आपको सारी चीजें कंपेयर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम कैपिटल टी को पहले कंपेयर कर रहे हैं ना, कैपिटल टी यहाँ की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी की पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर और कहीं आपको टी दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो यहाँ पर टी की पावर कितनी है, माइनस का 2, और उसकी भी पावर सी है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, टी की पावर क्या लिख सकते हो, अब यहाँ पर माइनस का 2c लिख सकते हो। ठीक है, अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 1 इज इक्वल टू माइनस 2c। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 अपॉन में 2। इसको डब्बे में बंद कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटा। अब इसी में ही मैं आपको बता दूं, टी कंपेयर करा, अब आप कर लो एम कंपेयर कर लो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपके पास कोई एम है, नहीं है। तो यहाँ पे एम की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एम की पावर कितनी है, एम की पावर देखो क्या है, बी है। तो यहाँ m की पावर आ जाएगी b, तो m की पावर b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई, ठीक है। तो इसे भी खत्म करते हैं। अब t कर लिया आपने, m कर लिया, अब कर लेते हैं l। जब आप l कंपेयर करोगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में l है, नहीं है। तो यहाँ पर l की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर l की पावर, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से देखो, l की पावर कितनी है, यहाँ पर a है। तो यहाँ पर आ गया l की पावर a, और कहीं है l की पावर, l की पावर है ना, l की पावर कितनी है, c है। तो यहाँ पर हो जाएगा l की पावर कितनी आ गई, c। मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा l की पावर 0 इज इक्वल टू l की पावर a प्लस में c हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हुई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर पावर जो है मतलब बेस अगर सेम होगा तो पावर भी क्या हो जाएंगी हमारी, इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो हम क्या काम करने वाले हैं कि पावरों को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस में c इज इक्वल टू में 0, ठीक है। a प्लस में, और यहाँ पर c की वैल्यू है माइनस 1/2, तो ये वाला माइनस और ये वाला जो प्लस होगा वो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपके पास कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, है ना, और l की पावर a, और क्या था एक बार चेक कर लेते हैं, l की पावर a, m की पावर b, m की पावर b, और g की पावर क्या थी, c थी आपके पास, ठीक है। तो t इज इक्वल टू, एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू आती है हमारे पास 2 पाई, ठीक है। और l की पावर a आई है, तो l की पावर a का मतलब हो गया 1/2, m की पावर b आई है, और b की वैल्यू हमारे पास मेरे हिसाब से 0 आई है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 आई है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे हटा दें अभी। और g की पावर क्या आई है हमारे पास, c आई है, तो c की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, माइनस का 1/2 थी, तो माइनस का 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि मान लो अगर तुम्हारे पास x की पावर -1/2 दे रखा है, ठीक है, माइनस, चलो अभी प्लस ही समझ लो, ठीक है, x की पावर +1/2 दे रखा है, तो इसका मतलब होता है उसको आप अंडर रूट में लिख सकते हो, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होगा, पावर आधी। लेकिन अगर कहीं पर x की पावर -1/2 लिख रखा हो तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1/√x लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट में लिख सकते हो l को,
ठीक है, और इसको भी तो रूट में लिख सकते हो, लेकिन अपॉन में आ जाएगा ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। तो ये टाइम पीरियड निकल के आता है बॉब के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, है ना, और कुछ लिमिटेशंस हैं डायमंड एनालिसिस की कि भाई इनकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या कमियां हैं। तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस करा था कि इट कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जो भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट होंगे उनको ये डिटरमाइन नहीं कर सकती, ठीक है। इट इज इनइफेक्टिव फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक and the exponential and logarithm function and cannot derive the relationship involving more than the 3 physical quantity। तो 3 से अगर ज्यादा होंगे तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, लॉगरिथम होंगे, उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। It also cannot differentiate between scalar and vector quantity। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है आपकी, जिनमें मैग्नीट्यूड होता है ना, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। तो ये उनको क्या नाम है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है। एंड कैन ओनली वेरीफाई द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, नॉट इट्स ओवरऑल करेक्टनेस। तो ये प्रॉपर तरीके से करेक्टनेस नहीं कर पा रही है। तो क्वेश्चन 11 में आपका पूछ लिया जाता है कि भाई लिमिटेशंस क्या हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो ये आपको 3-4 डायमेंशन की लिमिटेशन है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अच्छा लगा हो आपको हमारा कंटेंट तो कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।